हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर समास के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा के अंदर हमने संधि के बारे में पढ़ा था और संधि के कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल थे पिछली परीक्षा में आए हुए उनके बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको संपूर्ण व्याकरण करवाऊंगा। उसके बाद में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, वो सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। अब हम बात करते हैं कि समास क्या है। समास क्या है? तो ये जो समास है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम और दूसरा है आस। ये रहा, एक सम है और दूसरा है आस। तो इस समास शब्द का मतलब होता है संक्षिप्त करना या पास पास लाना। यानी या तो उसका संक्षिप्त करने का मतलब है छोटा रूप बनाना, और या फिर उसको पास पास में लाना। अब इसकी जो परिभाषा देखिए परिभाषा में ये क्या कह रहा है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। समधन आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या पास पास लाना। जो अभी ऊपर आपने देखा है, ये छोटे रूप में मैंने आपको बताया है। यही बात परिभाषा के अंदर कह रहा है। यानी समास का मतलब क्या है? संक्षिप्त करना या पास पास लाना। जब भी आपको समास का नाम आए तो ये इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए कि समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब है पास पास लाना या संक्षिप्त करना। अब देखिए, दो पदों संक्षिप्त कैसे करना है। दो पदों के मध्य विभक्ति का लोप करके पदों को पास पास लाने की प्रक्रिया का नाम समास है। यानी दो पद है, उन दो पदों के बीच में जो जितनी भी विभक्तियां लगी हुई है उनको लोप करना है या उसको समाप्त करना है, और उसके बाद में जो शब्द बनेगा उसको ही हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब उदाहरण लिया है। उदाहरण में देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ राजकुमार। क्या लिखा हुआ है? राजकुमार। अब राजकुमार किसको बोलते हैं? यानी जो राजा का कुमार होता है ना, कुमार का मतलब पुत्र, यानी जो राजा का पुत्र होता है ना, उसे राजकुमार बोला जाता है। तो यहाँ पर बीच में आया ये का। बीच में क्या आया? का। इस का को हटाकर हमने सिर्फ क्या लिखा? राजकुमार। हमने सिर्फ लिखा राजकुमार। तो ये जो का को हटाकर हमने इसको संक्षिप्त किया, यानी छोटे रूप में किया। यही क्या है? समास है। और इसको अलग अलग किया हुआ है यहाँ, जैसे राजा का कुमार, ये हो गया समास विग्रह। ये हो गया समास विग्रह, और ये हो गया समास दही बड़ा। दही बड़ा नाम सुना आपने, खाया भी होगा। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी वो बड़ा है जो किसमें? दही में डूबा हुआ है। इसका पूरा जो रूप बनाते हैं तब ऐसे बनता है, दही में डूबा हुआ बड़ा, उसको बोला जाता है दही बड़ा। तो उदाहरण की माध्यम से हमने समास को समझने की कोशिश की है कि ये समास किस प्रकार बना है। आगे देखो, आगे है समास विग्रह। यानी समास विग्रह क्या है? दूसरा है समस्त पद या सामासिक पद। यानी ये दो शब्द है। एक तो समास विग्रह। तो समास विग्रह तो क्या हुआ? राजा का कुमार। राजा का कुमार जो अभी ऊपर आया था, तो ये हो गया समास विग्रह। इस प्रकार लिखा होगा वो तो होगा समास विग्रह। और समस्त पद या सामासिक पद वो होगा राजकुमार। यानी उसमें जो विभक्ति है ये का, ये हटाने के बाद में जो बनेगा, जैसे दही बड़ा है तो ये दही बड़ा है, ये तो क्या है? समास पद, समस्त पद है। और ये जो दही में डूबा हुआ बड़ा, ये है समास विग्रह। तो आप समझ गए होंगे कि समास विग्रह क्या है और समस्त पद या सामासिक पद क्या है। अब बात करते हैं समास के प्रकारों की। समास के प्रकारों की। तो समास के मोटा मोटी कितने प्रकार होते? 6 प्रकार होते हैं। मोटे रूप से समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। अब देखिए वो 6 प्रकार कौन कौन से है। 6 प्रकार कौन कौन से है। तो आपका पहला प्रकार है अविभाव समास। अविभाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ये अभी प्रथम पद द्वितीय पद ये जो भी है वो हम समास जब करेंगे उस समय हमें पता चलेगा कि प्रथम पद कैसे प्रधान है या द्वितीय पद कैसे प्रधान है।
फिर आया तत्पुरुष समास, उसके अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है, उसके अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है। फिर है द्वंद्व समास, इसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर है द्विगु समास, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। फिर है कर्मधारय समास, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। और फिर है बहुव्रीहि समास, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो ये हमारे 6 प्रकार है, हमारे कितने 6 प्रकार है। और इनको देखने से पता चल रहा है कि समास में 2 पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं। एक तो होता है प्रथम पद, एक तो होता है प्रथम पद, और एक होता है द्वितीय पद, एक होता है द्वितीय पद। क्योंकि यहाँ पर प्रथम और द्वितीय 2 ही नाम आ रहे हैं, तो इसमें जैसे प्रथम पद प्रधान है, यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान है, यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान है, इसमें दोनों पद प्रधान है, यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान है, यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान है, और यहाँ पर अन्य पद प्रधान है, ना तो प्रथम है और ना ही द्वितीय। तो मोटा मोटी समास में जैसे 2 पद हो गए, प्रथम और द्वितीय। ये हम आगे देखेंगे कि प्रथम पद और द्वितीय पद किस प्रकार होते। अब नीचे एक नोट आया, एक नोट आया, इसको देखिए। पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते? ये होते 4 प्रकार के, ये होते 4 प्रकार के। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से, वो 4 प्रकार कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ आइए वापिस ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आइए। हमारी परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन की प्रकृति को समझकर हमें उसका आंसर देना होता है। हमारे को पूछे कि समास कितने प्रकार के होते, समास कितने प्रकार के होते, तब आपका उत्तर क्या होगा? 6। उत्तर क्या होगा? 6। और ऐसे पूछ ले पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते, तब आपका उत्तर होगा 4। उत्तर होगा 4। अब कैसे, देखिए, इसमें जैसे प्रथम पद प्रधान है अविभाव समास में, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, और द्विगु समास में भी द्वितीय, और कर्मधारय में द्वितीय, और बहुव्रीहि में अन्य। अब देखिए, यहां मैं आपको बताता हूं कि जैसे यहां पर आया प्रथम पद, यहां पर आया प्रथम पद, ये हो गया प्रथम पद, ठीक है। फिर यहां पर आया द्वितीय पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया द्वितीय पद। अब यहां पर आए दोनों पद, तो यहां लिख दिया दोनों पद, दोनों पद। अब यहां पर आया वापस द्वितीय पद, तो द्वितीय पद हमारे पहले आ गया नाम, फिर आया द्वितीय पद, ये भी आ गया हमारे यहां पर। अब देखिए अन्य पद, तो हमने यहां लिख दिया अन्य पद, यहां लिख दिया अन्य पद। अब देखो, पद की प्रधानता के आधार पर 4 ही प्रकार हुए, 4 ही प्रकार हुए ना भाई, प्रथम पद, द्वितीय पद, दोनों पद और अन्य पद। ये पद की प्रधानता के आधार पर हमारे 4 ही प्रकार है। क्योंकि यहाँ पर देखिए द्वितीय पद यहाँ पर भी है, द्वितीय पद यहाँ पर भी है, और द्वितीय पद यहाँ पर भी है। ये 3 है ना, वो तो द्वितीय पद ही प्रधान है, तीनों में द्वितीय पद ही प्रधान। तो 3 तो ये तो एक, ये 3 एक में आ गया, फिर ये दोनों अलग अलग हुए, एक ये प्रकार हो गया, एक ये दोनों वाला, एक ये प्रथम वाला, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि पद की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होंगे और ऐसे कितने प्रकार के होंगे। यानी सिंपल सवाल पूछे तब समास हमारे 6 प्रकार के, और पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे आया अविभाव समास, जो पहला प्रकार था अविभाव समास। तो अविभाव समास किसे कहते हैं, अविभाव समास किसे कहते हैं? तो देखिए, अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी मैंने आपको बता दिया कि अविभाव में कौन सा पद प्रधान होता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके, यानी पूछ ले वहां पर अविभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो प्रथम, द्वितीय या अन्य या दोनों। तो आपको याद रखना है कि अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अब वो प्रथम पद कैसे होता है, देखिए यहाँ पर एक पहचान भी दे रखी है। पहचान में क्या है, प्रथम पद अव्यय होगा, प्रथम पद अव्यय होगा। हमने जो अव्यय है ना, जो अविकारी शब्द है, वो पढ़ के आए हम। अव्यय है ना भाई, अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द है, वो पढ़ के आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अव्यय क्या होते हैं। समस्त उपसर्ग युक्त शब्द, यानी जितने भी जो शब्द बने हुए जिसके उपसर्ग लगा हुआ होता है। जैसे हम मान लिया, जैसे हम लिखे सुविचार, तो ये विचार तो एक शब्द है, ठीक है, पर ये जो सु लगा है ना, ये क्या है, ये एक उपसर्ग ही तो आगे लगा। तो ऐसे जो सारे शब्द होंगे जिनके आगे उपसर्ग लगा हुआ होता है, जैसे
एक तो हो गया हार, अब एक लिखे परिहार, सॉरी यहां पर थोड़ा गलत, जैसे हम यहां पर लिखे परिहार, परिहार, तो ये हार तो शब्द है, ये परि क्या है, ये उपसर्ग ही तो है। तो इस प्रकार जैसे जो सारे शब्द होंगे ना जिनके आगे उपसर्ग लगा हुआ होगा, तो ये उपसर्ग लगे हुए जो सारे शब्द है ना वो किसके अंदर आएंगे, वो अविभाव समास के अंदर आएंगे। इसके अलावा कौन से, जैसे पूर्वक लगा हुआ शब्द, पर्यंत लगा हुआ, उपरांत, भर, अनुसार, यथा आदि, ये शब्द लगे हुए जो होंगे वो भी सारे अविभाव समास के अंदर ही काउंट होंगे। इसके अलावा पुनरुक्त शब्द कौन से, जैसे धीरे धीरे, सने सने, रात रात या रातों रात, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो भी सारे किसमें आएंगे, अविभाव समास के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अब हम उदाहरण देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके उदाहरण कैसे होंगे, यानी शब्दों को हम कैसे पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पर उदाहरण में दिया है यथा संभव, यथा संभव, तो ये जो यथा आया ना ऊपर आया है, अभी मैंने आपको बताया था ये शब्द, तो ये जो किसमें रखेंगे हम, इसको अविभाव समास में रखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, जितना संभव हो सके उतना, जितना संभव हो सके उतना। अब प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति क्या है, उपसर्ग लगा हुआ आगे, या इसको दिन दिन भी बोल सकते। लाजवाब यानी जिसका जवाब नहीं हो, जिसका जवाब नहीं हो, यानी कोई अच्छी चीज होती है तो हम बोलते हैं ना कितनी लाजवाब है, तो वो ला, ये ला क्या है, ला एक उपसर्ग है, ला एक क्या है, उपसर्ग है। फिर देखिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है अक्षी के सामने, प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष, अक्ष का मतलब हुआ आंख, और प्रति का मतलब आंखों के सामने, यानी अक्षी के सामने का मतलब आंखों के सामने जो घटना हमको हमारे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, यानी जो चीजें हमने आंखों से देखी है, हमारी आंखों के सामने जो घटित हुई है उनको फिर प्रत्यक्ष, यानी कहने का मतलब उसको साबित करने की क्या जरूरत है भाई, जो चीजें हमने सामने देखी है, तो इस प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है। फिर है जैसे ये शब्द आगे विनय पूर्वक, ऊपर नाम आया वैसे पूर्वक, पर्यंत ये आ गया जीवन पर्यंत, मरणोपरांत ये आ गया उपरांत, पेट भर, पेट भर कहो या भर पेट कहो, ये दोनों ही शब्द ऐसे लिखे जाते। मतानुसार, धीरे धीरे, पास पास, एक एक, रातों रात, हाथों हाथ, ये मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण लिए आपको समझाने के लिए, बाकी आपको अच्छे से समझने के लिए जितने आप उदाहरण देखोगे उससे ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आप इसको अभ्यास करने के लिए यहाँ आप समझ लीजिए कि अविभाव समास है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी शर्तें क्या होती है, किस प्रकार के उसमें उदाहरण होते हैं, किस प्रकार के शब्द होते हैं। बाकी आप जितना अभ्यास करोगे तो ये धीरे धीरे आपको शब्द दिमाग में ऑटोमेटिक सेट होने लग जाएंगे, यानी कौन कौन से शब्द है वो इसके अंदर आएंगे। प्रथम पद का मतलब वो जो बता रहा कि भाई इसमें प्रथम पद है वो प्रधान होता है, यानी मतलब जो पहला पद, जैसे यहाँ पर आया यथा, यहाँ पर आया जैसे प्रति, जो आगे वाला शब्द है, यहाँ पर आया ला जो पहले है, यहाँ पर आया जैसे प्रति, इसमें आया जैसे विनय, तो इस प्रकार जो शब्द होता है ना प्रथम पद है वो इसमें प्रधान होता है, मेन अर्थ उसी से निकलता है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारा जो दूसरा आया है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रदान होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रदान होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि द्वितीय पद प्रदान होता कैसे, भाई हमारे को पता कैसे चलेगा कि वास्तव में इसमें द्वितीय पद ही प्रदान है। तो हमारे ऊपर जैसे मैंने उदाहरण लिया था ना जो राजकुमार वाला, कि राजकुमार सख्त बीमार है, ये हमारे सामने एक आ जाए वाक्य, राजकुमार सख्त बीमार था, बीमार था। अब देखिए, अब जब हम राजकुमार शब्द का विग्रह करते हैं तो हमारे सामने क्या होगा, राजा का कुमार, हमारे सामने क्या बनेगा, राजा का कुमार, यही बनेगा, राजा का कुमार। तो हमारे सामने राजा और कुमार दो शब्द आते, यहां पर आ गया जैसे राजा और ये आ गया कुमार। अब हम देखते हैं कि बीमार कौन है, भाई बीमार कौन है, तो राजा या कुमार, तो हमारे सामने उत्तर क्या आता है, उत्तर मिलता है कुमार। भाई बीमार कौन है, कुमार, भाई राजकुमार शब्द है जिसको हम विग्रह करें तो बोलते हैं राजकुमार सख्त बीमार है। तो यहाँ पर जैसे एक तो राजा हो गया और एक कुमार हो गया, दो शब्द हो गए, दोनों शब्दों में हम जैसे इसमें बात करते हैं तो हमारे को सामने आता है कि बीमार कौन है, बीमार होता है
कुमार, राजा बीमार नहीं है, बीमार कौन है? कुमार है। तो कुमार क्या है? द्वितीय पद है। तो प्रथम तो राजा है, ये रहा राजा, और द्वितीय क्या है? कुमार। तो कुमार द्वितीय, इसलिए यहाँ पर द्वितीय पद प्रदान हो गया। यानी जिस पे जोर पड़ता है, जिसका अर्थ निकलता है, वही क्या होगा? इसका द्वितीय पद होगा। और वो द्वितीय पद के कारण जो उत्तर हमारे को मिल रहा है, इसीलिए इसमें द्वितीय पद प्रधान है। तो आप तत्पुरुष समास के बारे में समझ गए कि भाई द्वितीय पद प्रधान किस प्रकार है। आगे देखो, आगे हमारे कुछ उदाहरण है, जैसे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। यानी अब यहाँ पर जैसे द्वितीय प्रधान ऐसे है कि उत्तम शब्दन वो है भाई, पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। जैसे पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो यहाँ पर पॉकेट प्रधान है या मारने वाला? तो मारने वाला प्रधान है, क्योंकि पॉकेट जो चोरी करता है ना, उसको बोलते हैं पॉकेट मार, उसको बोलते हैं पॉकेट मार। तो यहाँ पर पॉकेट प्रधान नहीं है, मारने वाला प्रधान। तुलसी करत, तो तुलसी द्वारा करत, तो यहाँ पर करत शब्द है वो मेन है, यानी तुलसी यहाँ पर मुख्य नहीं है, कि तुलसी के द्वारा करत वो है। ठीक है। अब है तत्पुरुष समास के उपभेद, यानी तत्पुरुष समास के उपभेद कौन कौन से है। देखो, पहला दे रखा है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, यहां पर आएगा को, यहां पर आएगा को, यानी विभक्ति के बीच में क्या लगा होगा? को लगा होगा। जैसे उदाहरण वन गमन, वन गमन, तो इसके हम टुकड़े करते हैं तो आएगा वन को गमन, वन को गमन। ग्रहागत, ग्रह को आगत। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। यानी सभी शब्दों के बीच में को लगा हुआ है, को लगा हुआ। जैसे हम आगे जो कारक पढ़ेंगे ना, कारक, उस कारक के अंदर ये सारे आएंगे। कारक के अंदर यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे, इस प्रकार के जो आएंगे, जो हम कारक वाली क्लास लेंगे ना, वहां पर आपको अच्छे से बताऊंगा। कारक वाली क्लास के अंदर ये तो कर्म जहां भी आए वहां पर बीच में ये को आएगा। अब देखिए कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, तो इसमें आएगा बीच में विभक्ति या तो से या द्वारा, यानी साधन के जो शब्द होंगे ना, साधन का बोध होगा, साधन का बोध होगा, वो सारे शब्द हम कर्ण तत्पुरुष समास के अंदर काउंट करेंगे। जैसे हस्त लिखित, हस्त से लिखित, ठीक है, या हाथ के द्वारा लिखी हुई, यानी हस्त, हस्त लिखित किसे बोलते हैं? जो हाथ से लिखी हुई चीजें होती है उसे तुलसी करत, तुलसी द्वारा करत। ठीक है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तो यहाँ पर जैसे स द्वारा, इस प्रकार के शब्द बीच में आएंगे, जब उसके टुकड़े करेंगे तो ये विभक्तियां लगेगी। और यहाँ पर आगे देखो 3 नंबर, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें आएगा के लिए, के लिए। स्थानों के सारे नाम, स्थानों के सारे नाम, जो स्थान है ना उसके सारे नाम भी इसके अंदर ही काउंट होंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में आप जैसे सोच लो, जैसे हस्त, मैंने कहा ना जैसे साधन के, तो जरूर नहीं सारे साधन, जैसे ये हस्त लिखित है, तो इसमें तो जो साधन है भाई हाथ है ना, वो साधन है, लिखने का काम कर रहा है। तुलसी कर, यहाँ पर तुलसी है। अब रोगग्रस्त, ये रोग से ग्रस्त है, तो आप बोलते हैं भाई साधन कौन सा है? तो जरूर नहीं, पर साधनों के सारे नाम, साधनों के सारे नाम इसके अंदर काउंट होंगे, पर जरूर नहीं सभी शब्द साधन नहीं हो, सभी शब्द साधन हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए आएगा, और जो स्थानों के सारे नाम है वो इसके अंदर आएंगे। अब देखो रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई क्या है? स्थान ही तो है। रसोई के लिए घर, जहां पर खाना बनता है। पुस्तकालय, पुस्तकों, पुस्तक के लिए आले, यानी पुस्तक के लिए घर, आले का मतलब घर होता है। गौशाला, गायों के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। वर्धाश्रम, वर्दों के लिए आश्रम, तो एक के लिए सभी के बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार के उदाहरण इसके अंदर हम काउंट करेंगे। ये जितने आप अभ्यास करोगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि बीच में के आएगा, इसलिए सॉरी के आएगा, या लिए आएगा, से लिए आएगा, जो भी है वो सारे इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएंगे। आप जितने उदाहरण निकालोगे ना, तो उस शब्द को देखते हैं आप अपने आप उसके टुकड़े कर लोगे। अब अपादान तत्पुरुष समास, इसमें आएगा से, इसमें आएगा से। अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, इसमें अलग होने का भाव होगा। जैसे ऊपर वाले में क्या है? ऊपर वाले में जैसे यहाँ पर से और द्वारा आया था, से और द्वारा आएगा, तो इसमें साधनों के बोध होगा, साधनों के आएंगे। या से और इस से में थोड़ा फर्क है। आप
ध्यान करना, यहाँ पर जो से आएगा, जहां अलग होने का बोध होगा ना वहां पर ये से आएगा, कमी का भाव होगा, कमी का भाव होगा। जैसे पद च्युत, पद च्युत का मतलब वो पद से हटाया हुआ या पद से च्युत किया हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब उसको पद से अलग कर दिया गया, तो अलग होने का भाव। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ का मतलब जो रास्ता है उस रास्ते से वो भटक गया, तो कहने का मतलब वो रास्ते से अलग हो गया है। लक्ष्य से विमुख, यानी जिस लक्ष्य पे वो चल रहा था उससे अलग हो गया है, तो यहाँ पर अलग होने का भाव है। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, यानी पहले वो सेवा दे रहा था, सेवा दे रहा था, अब वो सेवा से निवृत्त का मतलब अलग हो गया, अब वो सेवा नहीं देगा। तो इस प्रकार अलग होने का भाव होगा। ऐसे शब्द जो आएंगे वो सारे किसमें, अपादान तत्पुरुष समास के अंदर लिए जाएंगे। फिर देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का, के, की दोनों शब्द संज्ञा होंगे, दोनों शब्द क्या होंगे, संज्ञा होंगे। जैसे उदाहरण दे, रामचरित, तो एक तो हो गया राम, एक तो इधर आ गया राम, और एक आ गया चरित का मतलब चरित्र है, ये चरित्र है, तो दोनों संज्ञा, राम भी संज्ञा और चरित्र भी संज्ञा। राष्ट्रपति, तो यहाँ पर आ गया राष्ट्र और इधर पति, तो राष्ट्र भी क्या संज्ञा और पति भी संज्ञा। मंत्री परिषद, तो मंत्री भी संज्ञा और परिषद भी संज्ञा है। तो रामचरित का मतलब हो गया राम का चरित्र, राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्र का पति, मंत्री मंत्रियों की परिषद। इस प्रकार इसके टुकड़े करने होते हैं, और इस प्रकार के उदाहरण है वो सारे किसमें, संबंध तत्पुरुष समास के अंदर काउंट किए जाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा पाऊंगा, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता हूं। आगे देखो, आगे हमारा जो उदाहरण है वो 6 नंबर उदाहरण, यह है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें मैं और पर आएगा, इसमें विभक्ति क्या आएगी, मैं और पर, और आधार का बोध होगा। किसका बोध होगा, आधार का बोध होगा। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, आप बीती, आप पर बीती, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, तो यहाँ पर मैं और पर विभक्ति आ रही है। तो ये सारे उदाहरण अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर लिए जाएंगे। अब हमारे जो कारक है ना, कारक, हम जब कारक पढ़ेंगे ना, कारक, तो कारक हमारे 8 होते हैं, कारक हमारे 8 होते, और यहाँ पर भी जो 6 प्रकार आए, यहाँ पर 6 आए, तो कहने का मतलब जो कर्ता कारक है ना, एक तो कर्ता कारक उसको छोड़ दिया गया, और एक जो संबोधन है, संबोधन ये लास्ट वाला है, इनको छोड़ दिया गया, यानी कर्ता और संबोधन को इसमें नहीं काउंट किया गया। बाकी जो 6 है ना वो काउंट किए गए, कारक के ये रूप है, ठीक है, जो तत्पुरुष समास के अंदर काउंट किए गए। जो हम कारक वाला जो क्लास लेंगे ना उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तत्पुरुष समास के अन्य भेद, तत्पुरुष समास के अन्य भेद, यानी इसके अलावा भी कुछ अन्य भेद है, वो कौन कौन से, वो हम देखते हैं। पहला न तत्पुरुष समास। न तत्पुरुष समास का मतलब निषेध या वर्जना, कहने का मतलब इसमें नहीं का बोध होगा। किसका बोध होगा, नहीं का बोध होगा। उपसर्ग कौन कौन से आएंगे, ए, अन, अन, ये एक जिसके वो हलंत लगा हुआ है, जिसमें स्वर नहीं है, और ये स्वर वाला है, एक ना, एक न और नी, इस प्रकार के आएंगे शब्द, वो सारे किसके अंदर आएंगे, न तत्पुरुष समास के अंदर। कहने का मतलब ये नहीं का बोध कराते हैं है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में अतिथि, ए आगे आगे, अनाम, ए आगे, अज्ञात आगे, यानी अतिथि का मतलब है जिसके आने की तिथि मालूम नहीं हो, नहीं का आगे नाम, अनाम है ना, जिसका नाम नहीं हो, अज्ञात का जो ज्ञात नहीं हो। अब देखो अनपेक्षित, अन्नायास, अन्नायास, ये जो अन्न है ना वो, इस एक अनजान और एक अनपढ़, यहाँ दोनों में फर्क है। यहाँ पर जैसे अन्न ना वो आया है, अन्न ये वाला नहीं है, यहाँ पर ये हलंत है ना वो नहीं लगा हुआ है, हलंत यहाँ पर नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर अन्न ये है और आगे आ गया जान, और ये जो है ना वो ये अनपेक्षित, ये जैसे अन्न ऐसा आया, फिर ये अपेक्षित है आगे शब्द, अपेक्षित, अपेक्षित, क्योंकि अब ये इसके अंदर हुआ है ना, तब ये अन हुआ है, अनपेक्षित। समझ गए आप। तो यहाँ पर अन है वो दोनों में हलंत वाला है, और यहाँ पर अन है वो पूरा है। आगे देखो, आगे उदाहरण आया है नालायक, तो ना आ गया नापसंद,
नपुंसक, निरोग, नीरस और निर्जन, इस प्रकार के उदाहरण है वो सारे नए तत्पुरुष समास के अंदर आएंगे। फिर देखो लुप्त पद तत्पुरुष समास, यानी लुप्त पद तत्पुरुष समास का मतलब इसमें पद वो लुप्त रहेगा, इसके नाम से ही पता चलता है। जैसे उदाहरण देखिए, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब इसका पूरा है रेल पर चलने वाली गाड़ी, इतना लंबा वाक्य बनता है, रेल पर चलने वाली गाड़ी, और हमने शब्द यहाँ पर रेल लिया और सिर्फ गाड़ी लिया, इतना शब्द वो इसमें लुप्त हो गया। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये रहा दही और ये रहा बड़ा, इतना शब्द वो इसमें से हमने हटा दिया, यानी लुप्त हो गया। लुप्त होने का मतलब है जैसे वो छुपना, ठीक है, ये छुप गया है, छुपना। आगे देखो बैलगाड़ी, बेल से चलने वाली गाड़ी, पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, इस प्रकार के जो उदाहरण है वो लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंदर काउंट किए जाएंगे। आगे देखो, आगे का प्रकार है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास, इसमें क्या लिखा है, वे शब्द जिन्हें समस्त पद बनाते समय विभक्ति या कारक, विभक्ति या कारक यानी विभक्ति का मतलब ही क्या है, कारक ही होता है, चिन्ह का पूर्णतया लोप नहीं किया जाता है, पूर्णतया लोप नहीं किया जाता है, ऐसे शब्दों में कारक चिन्ह अपने स्वरूप में परिवर्तन करके विद्यमान रहता है, अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। कहने का मतलब वो या तो विभक्ति है वो वैसी की वैसी आ जाएगी, या उसमें कुछ चेंजेस करके वो वहां पर मौजूद रहेगी। जैसे उदाहरण है धनजे, धनजे, तो यहाँ पर धनम धन जे, धनम धन जे, ये हमारे व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर जैसे मैं विभक्ति है ना, ये मैं विभक्ति इसमें अंदर लगी हुई है। मृत्युंजय, मृत्युंजन जय, तो यहाँ पर मैं विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के उदाहरण इसके अंदर आएंगे। आगे उदाहरण है वाचस्पति, तो वाच धनपति, यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आया स विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऊट पटांग, ऊंट पर टांग, यानी पर विभक्ति का अंश पे विद्यमान है। थानेदार, थानाएदार, यानी ए विभक्ति थाना शब्द के साथ जुड़कर विद्यमान है। लूटम लूट, लूट के बाद लूट के विभक्ति के बाद विभक्ति मैं के रूप में प्रयुक्त है। फिर आगे देखो भागम भाग, यानी भागने के बाद भागना। धक्कम धक्का, धक्के के बाद धक्का के बाद विभक्ति के रूप में प्रयुक्त है। यानी ये तो आपको जैसे तत्पुरुष समास के अलग अलग उदाहरण पूछे ना आपको कि भाई ये किसका है, तब आपको ध्यान में रखना होता है। बाकी ज्यादातर आपको ऐसे देगा कि निम्न में से किसका अविभाव है, तत्पुरुष है या कर्मधारय, इस प्रकार के पूछे जाते। जो बड़ी जो एग्जाम होता है, जैसे हमारे मान लिया आरएस हो गया, कॉलेज लेक्चरर हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया टीचर वाला, तो वहां पर पूछे जाते हैं। बाकी जैसे रीट हो गया, एलडीसी हो गया, ये जो छोटे पुलिस वाला हो गया, इन एग्जामों में आपको तत्पुरुष समास के उदाहरण इतने हैं ना, वो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं होगी। अभी जैसे प्रथम पद प्रधान होगा तो अवि समास, द्वितीय पद प्रधान होगा तो वो तत्पुरुष समास, और अन्य पद प्रधान होगा तो वो बहुव्रीहि समास। इस प्रकार आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए, इस मैंने आपको पूरा बता दिया कि इसमें अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में उपपद का मतलब क्या है, शब्द का अंश, शब्द का अंश। देखिए वे शब्द जिनमें शब्द के साथ शब्दांशों का योग हो, उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी शब्द के साथ शब्दांश भी आएंगे। अब शब्दांश क्या है और शब्द क्या है, यानी शब्दांश भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, ये किसी शब्द के साथ जुड़कर ही अपना अर्थ व्यक्त कर पाते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर जैसे नोट में लिखा है, जैसे शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग, जैसे कमल, ये कमल है वो एक स्वतंत्र रूप से शब्द है, कमल शब्द वो एक स्वतंत्र है। अब देखिए शब्दांश कैसे, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं, किसी के साथ जुड़कर प्रयोग, जैसे जलज। अब जलज में जैसे जल है, वो जल तो एक स्वतंत्र शब्द है, जल तो स्वतंत्र शब्द है, पर जय का मतलब क्या है भाई, जय का मतलब जन्मना होता है, पर ये इसका अकेले का अर्थ हम लगाए ना, यहाँ पर जैसे जय का मतलब जन्मना है, पर जैसे अकेला क्या लगाए ना, तो एक ये क्या है, ये हमारा एक व्यंजन है। बाकी हमारे को इसका अर्थ है ना जन्मना नहीं होता है, अकेला जब रहे। बाकी ये
जल के साथ में जलज शब्द बनाया ना, तब तो जल यानी जल में जन्मने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? जलज बोलते हैं। तो यहाँ पर तो इसका अर्थ है वो जन्मना निकल रहा है, पर अकेले का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार इसको शब्दांश बोला जाता है। आगे देखो, आगे उदाहरण दिया है श्रवणकार। श्रवणकार का मतलब सुनार के लिए आया है, यानी सुनार को श्रवणकार बोलते। तो अब जैसे श्रवण है ना, श्रवण का मतलब तो सोना होता है, श्रवण का मतलब तो सोना होता है, पर ये कार अकेला रहे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब नहीं निकलता है, तो इसलिए इसको शब्दांश हुआ ये। जलचर, जल में रहने वाले जीव। खग, पक्षी। अब देखो खग, खग जब साथ में जुड़ता है ना तब तो होता है पक्षी। अब अकेला रखे, जैसे ख इधर आ गया और ग इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये भी एक व्यंजन है और ये भी एक व्यंजन है, तो इसका अकेले का कोई अर्थ नहीं। जब दोनों साथ जुड़ते तब इसका अर्थ होता है पक्षी। जलज, कमल के लिए। जलज किसके लिए आया? कमल के लिए। तो ये हमारा तत्पुरुष समास यानी अविभाव समास और तत्पुरुष समास के जो जितने सारे भेद थे वो हमने इस क्लास के अंदर कर लिए। आगे की जो क्लास होगी तो जो समास के जो आगे के प्रकार बचे हैं, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, ये जो सारे समास है वो हम आगे की क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।